नमस्कार दोस्तों, BDRD ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। और मैं आगे भी आशा करूंगा कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ई श्रम कार्ड का। एंड इसमें इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहेगा एंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होगी रजिस्ट्रेशन करते टाइम। पूरी प्रक्रिया को मैं कवर करूंगा वर्ड टू वर्ड। एंड जो मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई हैं वो भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बनाई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसे समझने में। एंड इस वीडियो में मैं कवर ये भी करूंगा कि पोर्टल पे जब आप अपनी ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो से आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एंड मैं उन सभी क्वेरीज के आंसर जो है वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ई श्रम कार्ड भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। एंड भारत के जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल नामक एक पोर्टल को शुरू किया है। एंड ई श्रम के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या, जो कि हम कहते हैं 12 अंक का यूएन कार्ड जो है वो मिलेगा। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि देश के 38 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, रेडी पटरी वाले, लघु विक्रेता, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार महिलाएं, बीड़ी मजदूर, ट्रक चालक, मछुआरे, दूध, फल सब्जी आदि विक्रेता, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, मनरेगा वर्कर, वो लोग जिन्होंने अपने छोटे छोटे काम धंधे खोले हुए हैं, और ऐसे ही अनेक कामगार जो असंगठित क्षेत्र में व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले इन करोड़ों असंगठित कामगारों के कल्याण और उनके सुरक्षित भविष्य की कल्पना के उद्देश्य से और उन्हें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर फायदे दिलाने के लिए सरकार ने इस साल अगस्त में ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके द्वारा ई श्रम कार्ड जो है वो बनता है। तो मतलब वर्ड टू वर्ड मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है, और आपकी नॉलेज के लिए भी मैं वर्ड टू वर्ड पूरा बताते जा रहा हूँ आपको। तो आइए चलते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ई श्रम कार्ड यानी कि लेबर कार्ड है वो होता क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ई श्रम कार्ड की ओर से जारी किया जाने ई श्रम कार्ड सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला एक स्पेशल कार्ड है, जिसका फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ई श्रम पोर्टल पर जाना है और ई श्रम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद आपको जो 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जिसको कि शॉर्ट में हम कहते हैं यूएन नंबर, वो मिल जाएगा। जो आगे जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है, या जो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो मैं अपनी आगे की स्लाइड्स में कवर करने वाला हूं। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आधार नंबर की तरह जो आपको यूएन नंबर मिलेगा, जो आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं पोर्टल पे, उसके बाद एक आपको यूएन नंबर जो है वो अलॉट हो जाएगा। जो आपको यूएन नंबर मिलेगा वो भी आधार नंबर की तरह ही एक परमानेंट नंबर होगा, यानी एक बारी जब आपको ये नंबर मिल जाएगा उसके बाद ये नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। और एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ई पोर्टल पे, ई श्रम पोर्टल पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्जेस है, मतलब इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल ही निःशुल्क है। और इसके लिए जो सरकार है आपसे कोई फीस नहीं लेगी। इसके अलावा कामगार कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उस पोर्टल पे भी ये जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस इसके, कोई फीस जो है वो उसकी नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तो ये निःशुल्क रहेगा आप सबके लिए। आगे चलते हैं।
जो ई श्रम कार्ड है उसको आपको बार बार रिन्यू करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे बार बार रिन्यू नहीं करवाना होगा कि हर साल आपको रिन्यू करवाना हो, उसे कुछ पेमेंट चार्जेस पे करने हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ये आपका बन जाएगा तो ये फॉर एवर मतलब आगे तक चलता रहेगा। आधार कार्ड की तरह ई श्रम कार्ड में भी कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। और जैसे कि आपका एक टाइम के बाद कुछ एड्रेस वगैरह चेंज हो जाते हैं, आप अपने रेजिडेंस को चेंज कर लेते हैं या आपका नंबर चेंज हो जाता है, तो आप इसे पोर्टल पे जाके अपडेट भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना इससे रिलेटेड, अपने खाते को एक्टिव रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक होगा आपके लिए। यदि आपको पंजीकरण करने में दिक्कत आ रही है, यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी कोई भी शिकायत है, या फिर आप ई श्रम कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार ने जो है एक राष्ट्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया हुआ है। एंड उस हेल्प डेस्क का जो टोल फ्री नंबर है वो है 14434, जो कि मैंने अपनी स्लाइड में मेंशन भी करा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, आप ई श्रम शिकायत पोर्टल पर भी जाकर अपनी जो है शिकायत वो रजिस्टर कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, जिसका लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके सीधा आप जो है वो उस पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं, एंड वहां जाके अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट्स हैं या आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जिनकी उम्र जो है वो 16 से 59 वर्ष की आयु की है, वो इस पंजीकरण के लिए इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप कह सकते हो वो एलिजिबल हैं। और जो आयकर दाता नहीं है, यानी ऐसे लोग जिनकी आय अधिक है, जो इनकम टैक्स देते हैं, उनका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। इसके साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर नहीं हैं। मतलब अगर आप ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर हैं तो उस केस में आपका जो है वो श्रम कार्ड जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर ना हो। आगे चलते हैं। इस योजना में भारत सरकार ने 190 क्षेत्र के विभिन्न कामगारों को शामिल किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, और इस लिंक में अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको ये पता चल पाएगा कि कौन कौन से व्यवसाय को इस कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में व्यवसायों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया और एक आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। एंड जब आप पोर्टल पे अपने प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को जो है वो मेंशन करेंगे, तो उसके साथ एक कोड भी आएगा। कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कोड्स दिख जाएंगे, एंड लिस्ट ऑफ कोड्स के आगे आपको जो आपका ऑक्यूपेशन होगा वो भी दिख जाएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको वो कोड जो है वो मेंशन करना होगा मेनली। एंड उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता क्या है, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो है जो किसी भी श्रमिक की आय का मुख्य स्रोत है। जैसे कि सपोज मैं हूं, अगर मैं किसानी से अपना गुजारा कर रहा हूँ, किसानी से सपोज मेरी इनकम हो रही है साल की 50,000 रुपये, लेकिन बीच में मुझे कोई काम मिलता है ऐसा कि मैं किसी के घर पे जाके बर्तन साफ कर सकूं या कुर्सियाँ ठीक कर सकूं, लेकिन उससे मेरी सिर्फ साल की 200-300 रुपये की ही इनकम हो पाती है। तो इस केस में जो किसानी है, जो किसान वाला काम है, वो ही मेरा आय का मुख्य स्रोत जो है वो माना जाएगा। जो मेरी इनकम का मेन सोर्स है वो
किसान को या किसानी को या फार्मिंग को माना जाएगा। तो ये आपका जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। और जो इसके अलावा जो और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपका हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अगर किसानी के साथ साथ मैं कभी कहीं जाके बर्तन भी मांज देता हूँ या कहीं कुर्सी भी साफ कर देता हूँ, तो ये सब मेरा जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में कवर हो जाएगा। ये मेरे जो हो जाएंगे वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी जो है वो ऑक्यूपेशन हो जाएंगे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन मेरा फार्मिंग हो गया और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मेरा ये सब हो गया। यदि आपके एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, यदि आपके व्यवसाय का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप इस लिस्ट के अंत में अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन भी होगा जहाँ सपोज आपके ऑक्यूपेशन का नाम नहीं आ रहा है, सपोज आप बार्बरिंग करते हैं या आप टेलरिंग करते हैं और ये जो है वो आपके कोड्स में नहीं दिख रहा है, उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक कोड आपको नहीं दिख रहा है, तो एक लास्ट में सबसे लास्ट में कोड होता है अदर्स का, तो आप उस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो केवल कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं। अन्य किसान जो जमीनों के मालिक हैं इस योजना के पात्र नहीं हैं। ये भी हमें ध्यान रखना होगा जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ई श्रम कार्ड आधार के साथ जुड़ा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। सरकार द्वारा इसका उपयोग असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ देने के लिए किया जाएगा। उसके बाद ई श्रम कार्ड हासिल करने वाले मजदूरों को देश में कहीं भी रोजगार पाना आसान हो जाएगा और डेटाबेस में उनसे जुड़े आंकड़े होने की वजह से उन्हें काम पाने में जो है वो प्राथमिकता भी मिलेगी। उसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा और पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का कोई शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। वहीं अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह 1 लाख रुपए का हकदार होता है। तो इन केस आपकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। एंड इन केस अनफॉर्चुनेटली आप किसी एक्सीडेंट में या आपको कुछ हो जाता है जिससे आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, देन उस केस में आपको जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो सरकार देगी। 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस होगा वो सरकार देगी। आगे चलते हैं। विशेष रूप से यह प्रवासी और निर्माण कामगार जो अपने राज्यों और शहरों को छोड़कर दूसरी जगह आकर काम करते हैं उनको उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में ये डेटाबेस बहुत काम आएगा। इसका उपयोग भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को ई श्रम कार्ड बनवाना जरूरी होगा। इस कार्ड की मदद से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, स्वरोजगार करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, आयुष्मान भारत, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि। तो ये सब जो है वो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है वो फायदा होगा जब आप अगर आपका जो है वो ई श्रम कार्ड जो है वो बना हुआ है और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को इससे इन सभी योजना का जो है वो फायदा होगा। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे ये हम देख लेते हैं।
ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत है वो है आधार संख्या, आधार जो आपका एक आधार नंबर होगा वो, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उसकी जानकारी आपको देनी होगी, और जो बैंक खाता आपका आधार से लिंक्ड है उसकी भी। यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो सपोज आपके पास जो है वो मोबाइल नंबर जो आपका है वो आधार से लिंक नहीं है, तो इस केस में आपको किसी आसपास के जो आपके आसपास का जो सीएससी सेंटर होगा उस पर आपको जाना होगा और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स को अपना नाम और अपना जो ऑक्यूपेशन है, पेशा, अपना एड्रेस, पता, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल जैसी जानकारियां भी दर्ज करवानी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही आधार डेटाबेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी और व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। तो ये सब हम कवर करेंगे कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या क्या किस तरह से जो है वो आपका डेटा फिल होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैसे कैसे डेटा फिल करना है वो भी हम कवर करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे कि आपको नाम वगैरह अपना डालना होगा और एड्रेस डालना होगा, अपना ऑक्यूपेशन डालना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी होगी, स्किल डालना होगा। एंड जब जैसे ही आप अपना आधार नंबर मेंशन करेंगे, उसमें आधार नंबर रजिस्टर करेंगे, तो आधार नंबर से रिलेटेड जो भी जानकारियां आपकी होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो शो हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो ई श्रम बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आप देख लीजिए, इसमें से 6 मॉडल्स निम्नलिखित हैं जिसमें डेटा डालना पड़ता है। तो सबसे पहले जो आपकी पर्सनल डिटेल होगी जो कि आधार से ही आपकी रूटेड होगी। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे ये आपकी डिटेल्स जो है वो अपने आप ही सिस्टम में जो है वो शो होने लग जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे जाके एग्री टू टर्म्स में टिक करना है और आगे बढ़ना है। देन आपका एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपको अपनी नाम, घर का एड्रेस, पिन कोड, ये सब आपको मेंशन करना होगा और आपकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन करना होगा। एड्रेस में आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आ जाएगी और जहां आप रह रहे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। सेकेंडली वो आपसे पूछेगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपके लिविंग एड्रेस से सेम है या अलग है। अगर आपका सेम है तो आप यस कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो डिटेल है वो भी सेव हो जाएगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपके करंट एड्रेस से अलग है तो उस केस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी डालना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालनी पड़ेगी, ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी जिससे आपके खाते में जो है वो पैसे जो है वो ट्रांसफर हो सके जरूरत के टाइम पे। आप इन मॉडल्स में क्रमानुसार ही इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और जब आप इंफॉर्मेशन डाल रहे होंगे तो आपको कलर स्पेसिफाई कर देगा। जैसे नीला कलर आपको बता देगा कि उस मॉड्यूल में जो है वो अभी इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। एंड अगर उसका कलर हरा हो जाता है दैट मीन्स कि आपने जो है वो इंफॉर्मेशन उस मॉड्यूल की जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से भर दी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे ये हम पोर्टल पे जाएंगे और आईडी आप यूआरएल आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट जो मैंने मेंशन करी है इस पे जाना होगा और उसके बाद ये आपका पेज खुल जाएगा। पेज में आप साइड में देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन में आपके 4 चीजें दिख रही हैं। आधार नंबर, आधार लिंक्ड विद एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये देखना होगा कि एज शुड बी बिटवीन 16 to 59। जैसा कि हमने पढ़ा था 16 से 59 साल के बीच में आपकी जो एज होनी चाहिए।
अब आप यहाँ आ जाइए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की तरफ। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं आधार लिंक मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। अगर नहीं लिंक्ड है तो आपको सीएससी सेंटर जाना होगा, जो मैंने अपनी स्लाइड में बताया है, और वहाँ पे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करके आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। यहाँ पे एक कैप्चा होगा। कैप्चा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये बीच में रिफ्रेशिंग का साइन दिख रहा है ब्लू कलर का, वो आप क्लिक कर सकते हैं और कैप्चा कोड को आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। आर यू अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ एंड ईएसआईसी? तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के पहले भाग में कवर करा है कि अगर आप ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर सपोज इस केस में आप यस कर देते हैं, सपोज आपने, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ तो मैंने नो करके दिखाया हुआ है इसमें, अगर आप इसको यस कर देते हैं, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। सपोज आपने यस कर दिया इसको, देन यहाँ पे एक जो है वो लाल कलर से आपको नीचे डिस्क्लेमर शो हो जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज यू आर मेंबर ऑफ ईपीएफओ। मतलब आप पंजीकरण के पात्र नहीं हैं क्योंकि आप ईपीएफओ और या फिर ईएसआईसी के सदस्य हैं। तो आप यदि इनमें से किसी पे भी यस कर देंगे तो नीचे ये लाल कलर का मैसेज जो है वो आपको शो हो जाएगा। नाउ जैसे ही आप उनको नो करते हैं और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो सेंड ओटीपी प्रेस करते ही आपको अगला पेज जो है वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो है वो अब जो आपके मोबाइल पे जो आपने अब आधार नंबर से लिंक्ड होगा उसको आप चेक करेंगे और उसमें ओटीपी आया होगा, उसे आप इस बॉक्स में डाल देंगे जो आपके इसमें दिख रहा है एंटर ओटीपी में, वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। एंड उसके बाद आप जो है वो सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे एंड जो पेज अगली स्लाइड में मैंने शो करा हुआ है कि वो पेज अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप अपना जो है आधार नंबर डालेंगे एंड एक अग्रीमेंट लिखा हुआ है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई-श्रम पोर्टल। इस पे आप जाके टिक कर देंगे, आपको टिक कर देना है जस्ट सिंपली। उसके बाद कैप्चा कोड आपको डालना है उस बॉक्स में। सपोज आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये ब्लू कलर का साइन देख रहे हैं, उस ब्लू कलर के साइन पे आप क्लिक कर सकते हैं और नया कैप्चा कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो सबमिट बटन दबा दीजिए एंड वो रीडायरेक्ट होके नए पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आधार नंबर में जो पिछली स्क्रीन में आपने डाला था वो दिखाई देगा। इसके साथ आप एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको जो है वो टिक करना होगा और आधार डालने के बाद आपके मोबाइल में जो है वो ओटीपी आ जाएगा। आप उसे उसके बॉक्स में डालिए और वैलिडेट वाला जो बटन आपको शो हो रहा है यहाँ पे वो क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे जो वैलिडेट वाला बटन जो है वो डिसेबल दिख रहा है वो इनेबल हो जाएगा और आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप आगे के पेज में जो है वो चले जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी टैब्स आ रही हैं। सबसे पहले आपकी आधार डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब आपकी जो है वो कवर होती जा रही है। तो आप साइड में देख सकते हैं कि ब्लू कलर का कॉलम, एक जो बार है वो ब्लू कलर का हो रखा है। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो है आप अभी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी फिल कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मतलब या आप कह सकते हैं कि आप इस मॉड्यूल को जो है वो एडिट मोड में वो आपका काम कर रहा है। यहाँ अभी आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे भरते जा रहे हैं साथ में। तो जैसा कि योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार दिखेगा जो कि आधार डेटाबेस से ही लिया जा रहा होगा। जो भी आप मतलब अगर आप आधार नंबर अपना डाल देते हैं और सही डाल देते हैं तो आधार से लिंक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो इसमें शो हो जाएंगी। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें सिर्फ आप इसे केवल देख सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि केवल यही योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार मॉड्यूल हाईलाइट हो रहा होगा और बाकी के सारे मॉड्यूल्स जो हैं जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड बैंक डिटेल्स अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे उनकी इंफॉर्मेशन आप डालते जाएंगे वैसे वैसे उनका कलर भी बदलता जाएगा। तो स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, अपनी पूरी डिटेल्स देख लेंगे
एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे एंड आई जो एक अंडरटेकिंग आ रही होगी, आई एग्री दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शोन अबव आर करेक्ट को आप टिक कर देंगे। एंड उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स का बटन क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का पेज जो है वो नीचे दिया होगा एंड वह दिखाई देगा कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल है वो एक्टिव हो गया है। नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपको लगेगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो जो आपकी मैंडेटरी फिगर्स हैं उसमें आपको डेटा डालना ज़रूरी होगा, जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी, डिफरेंटली डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, नॉमिनी डिटेल्स, नेम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी, जेंडर, रिलेशनशिप विद यू। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी आइटम्स होंगे, ये आपको फिल इन करना ही होगा। जो नामांकित व्यक्ति के विवरण की आवश्यकता दुर्घटना के मामले में होती है ताकि नामांकित व्यक्ति तक वह लाभ पहुंच सके। मतलब जो आप नॉमिनेशन डिटेल्स जो है वो फिल कर रहे हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी कोई दुर्घटना होती है तो इस केस में जो है वो नॉमिनी को आपकी जो भी डिटेल्स, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड, वो उन तक पहुंच सके, जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन हो उन तक पहुंच सके। बाकी सारी फील्ड्स में जो है वो डेटा डालना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा है पीले कलर का, नीले कलर का साइड में, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो उस केस में क्या होगा, आप जो है वो सीधा फिर तीसरे पेज में चले जाएंगे एड्रेस वाले एंड आपका जो एड्रेस मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब एड्रेस मॉड्यूल में आते ही आप देख सकते हैं कि आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, होम, नेटिव स्टेट, हाउस नंबर, ये सारे जो हैं वो आपके मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं। होम नेटिव स्टेट हो गया, नेटिव डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाउस नंबर हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब आपके मैंडेटरी हैं, आपको फिल करना ही होगा। जो स्टार, जिनमें स्टार्स नहीं लगे हुए हैं वो आपका मैंडेटरी वाला नहीं है, वो आपकी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन होगी। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि कॉम्बो से होम नेटिव स्टेट, होम या नेटिव स्टेट चुनने पर उसका ही करस्पॉन्डिंग होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट जो उसके अंतर्गत है वह उसी कॉम्बो में दिखाई दे जाएगा। नाउ आगे चलते हैं। स्टेइंग एट करंट लोकेशन भी आप अब कॉम्बो से पिकअप कर लें। आप उस लोकेशन में कितने साल से रह रहे हैं वो भी आपको बताना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस जो है, जैसे कि नीचे आ रहा है, इस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस, अगर वो आपका सेम है तो वहाँ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो है वो आप बटन दबा दीजिए, तो जो है ये भी आपकी डिटेल्स जो है वो फिल हो जाएगी और इस तरह का पेज जैसे नीचे दिया गया है वह दिखाई दे जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मॉड्यूल है, जो कि मैं अपनी अब ये जो स्लाइड चला रहा हूँ नई, उसमें दिख जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें भी आपको देखना होगा कि जिसमें जो आपकी ज़रूरी फील्ड है उसमें डेटा डालना ज़रूरी है। इस पेज में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मंथली स्लैब का मंथली इनकम स्लैब का जो है वो डेटा डाल लें और यह डेटा आप उनके कॉम्बो बॉक्स से पिकअप कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स में डेटा डालने की ज़रूरत आपको शायद नहीं है। तो उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए जो है वो मैंडेटरी है, यहाँ आप फिल कर दीजिए। मंथली इनकम स्लैब आपके लिए मैंडेटरी है, यहाँ आपको फिल करना होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। एंड जो आपका इंफॉर्मेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो जो है वो आपकी फेल हो जाएगी और आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है जो कि ऑक्यूपेशन एंड स्किल मॉड्यूल है वो एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ब्लू दिख गया और बाकी जो ऊपर के आपके 4 हैं वो ग्रीन दिख रहे हैं, डेट मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फुली फर्निश्ड, वो फुली कंप्लीट जो है वो आप फिल कर चुके हैं। अब इसमें भी आपको ये देखना होगा जहाँ जहाँ स्टार्स लगे हुए हैं वो आपको ज़रूर भरने होंगे। और जैसे आप देख सकते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपको यहाँ दिख रहा है
कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपको एक कोड दिख रहा है, तो आप क्लिक फॉर एनसीओ कोड्स में आप जाके अपनी प्राइमरी ऑक्यूपेशन की जो है आपको जानकारी मिल सकती है। एंड अगर आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन वह गतिविधि है जो श्रमिक की आय का मुख्य स्रोत है। जैसा कि मैंने बताया था कि सपोज आज मैं फार्मिंग कर रहा हूं और उस फार्मिंग से मुझे 50,000 की इनकम हो रही है पूरे साल में, लेकिन बीच बीच में मेरे पास कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का या कुर्सी रिपेयर करने का काम आ जाता है, जिससे मेरी साल की इनकम हो जाती है 1-2 हज़ार रुपये। तो इस केस में मेरा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है या जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हो रहा है किसानी से, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो मेरा मान लिया जाएगा फार्मिंग को। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी अन्य गतिविधि जो आय का एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत हो। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी होगा व्यूअर्स कि डेटा डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन आप दबा दीजिए और जो आपकी डिटेल्स हैं ऑक्यूपेशन एंड स्किल से रिलेटेड वो फिल हो जाएंगी, जैसे ही आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो फिल कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें मैंडेटरी नहीं है, मेनली आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस पे ही ध्यान देना होगा, वो डालना होगा। और जैसे ही आपकी डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो जैसे बाकी मॉड्यूल्स में आपको ग्रीन दिख रहा है वैसे ही आपको इसमें भी ग्रीन दिख जाएगा और आपका जो बैंक डिटेल्स मॉड्यूल है जो कि लास्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये अगली स्लाइड में दिखाया हुआ है। यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा है तो कॉम्बो बॉक्स से यस पिकअप कीजिए, नहीं तो नो पिकअप कीजिए। और जिसमें स्टार लगे हुए हैं वो ज़रूरी फील्ड्स हैं, उनमें डेटा डालना ज़रूरी है, जैसा कि आप प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी देख रहे थे कि जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी ही होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नंबर, लुकअप फॉर आईएफएससी कोड, तो इन सब में आपको जो है वो मेंशन करना होगा। यदि आप बैंक और उसका ब्रांच नेम में डाटा डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वैसे तो अगर आप आईएफएससी कोड डाल देंगे तो उसके बाद वो अपने आप ही ब्रांच नेम जो है वो ऑटोमेटिकली उठा ही लेगा। तो इसके बाद जैसे ही आप मैंडेटरी पैरामीटर्स जो है भर देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आपकी जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल्स थी वो सारी जो है वो फिल हो गई होंगी। एंड जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो ग्रीन हो गए। डेट मीन्स कि आपने जो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपने फिल कर दी है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो पूरी फिल होकर आ गई हैं सारी एक एक करके, और आपका जो एक प्रीव्यू फॉर्म है वो खुल जाएगा जब आप सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देंगे। इसके बाद जो है वो एक डिक्लेरेशन पार्ट होगा। डिक्लेरेशन पार्ट में आपको टिक करना होगा और सबमिट करना होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई है तो आप एडिट करके इन सब इन्फॉर्मेशन को ठीक भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ई श्रम कार्ड बनने का जो है वो मैसेज आ जाएगा, लाइक दिस कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर यूएएन नंबर हैज़ बीन सेंड बाय एसएमएस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और जो आपका यूएएन नंबर होगा 12 डिजिट का वो आपके पास आ जाएगा। और यहाँ आपको दिख जाएगा डाउनलोड यूएएन कार्ड, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, देख सकते हैं, हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल। तो जब आपका यूएन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड कार्ड यूएन कार्ड से आप अपने डैशबोर्ड से क्लिक करके भी यूएन कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैंने जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो वर्ड टू वर्ड अपनी इस पूरी वीडियो में कवर करा है। पहले आपको नॉलेज दे दी है, उसके बाद जो भी पोर्टल में आपको करना होगा वो सब भी समझा दिया है। वर्ड टू वर्ड करा है ताकि आप जो है वो वीडियो देखते देखते वर्ड टू वर्ड इसको समझ भी सकें, एंड साथ में मैंने उसको प्रोनाउंस भी करा है अपने शब्दों में, तो आपको बहुत इजी रहेगा।
और बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल मेथड है इस रजिस्ट्रेशन को करने का। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है ई श्रम कार्ड से रिलेटेड कि ये कैसे बनाया जाए, या इसके ग्रीवेंसेस के लिए हमें कहाँ जाना है, और कंप्लेंट्स के लिए हमें किस पे कौन से लिंक पे जाना है, या कोई भी अन्य क्वेश्चंस जो आपके हों, अन्य प्रश्न आपके हों इससे रिलेटेड, तो आप अपने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इससे रिलेटेड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने वाला हूं, तो आप उन लिंक्स पे जाके भी वहाँ जाके देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर्स कैसे फॉलो हो रहे हैं, एंड क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी होंगी जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड बनाने के लिए, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।